ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं एग्जिट पोल 2026 की। सभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल हमारे टीवी स्क्रीन पर है, जो ये बता रहे हैं कि तस्वीर अगर ऐसी रहती है तो ये मामला 2-2 से टाई होता हुआ दिख रहा है। और एक राज्य में, पश्चिम बंगाल में, हालांकि उसमें भी बीजेपी को बढ़त है, उस लिहाज से ये 3-2 हो सकता है। तमिलनाडु में लगभग सभी एग्जिट पोल ने डीएमके यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनाई है। एक एग्जिट पोल वहां पर एआईएडीएमके एनडीए की सरकार बना रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल जो हैं वो डीएमके कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एग्जिट पोल से जुड़ी हुई ब्रेकिंग। 4 राज्यों में एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सामने हैं, और वो आंकड़े जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राज्यों में चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा आपको बता दें, जो असम के आंकड़े आए हैं, 8 एग्जिट पोल हैं, 8 के 8 एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और केरल में जो 4 एग्जिट पोल आए हैं, 4 के 4 बता रहे हैं कि वहां पर यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हमारे साथ आईएनएस जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। हिमांशु जी, अब ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, अगर केरल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वामपंथ की विदाई सी होती हुई दिखाई दे रही है अपने आखिरी किले से। देखिए, ऐसा है कि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है या रुझान आए हैं, वो चुनाव जब घोषित हुए थे उस समय के पूर्वानुमान के अनुरूप है। अगर आप असम के संदर्भ में बात करें तो असम में बहुत स्पष्ट दिखता था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार की जमावट की हुई है भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के साथ, और जिसमें परिसीमन की भी एक बड़ी भूमिका है, उसके चलते हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने प्रबंधन के लिए खासे ख्यात हैं, वो सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहेंगे। एग्जिट पोल का रुझान बता रहा है कि जो अनुमान चुनाव घोषणा के समय था उसी के अनुरूप आकलन आया है मतदाताओं से बातचीत के आधार पर इन सर्वे कंपनियों। अगर आप तमिलनाडु के संदर्भ में बात करते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सत्ता से विदाई हो सकती थी, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन फिल्म स्टार टीवीके के साथ कोई नया गठबंधन गठित कर पाता। टीवीके की एक संभावना थी अगर वो भाजपा और एआईएडीएमके के साथ में अपना पैक्ट कर पाते, पर वो हो नहीं सका। इसलिए नहीं हो पाया कि विजयकांत की अभिलाषा थी मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में, और भारतीय जनता पार्टी जो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है, उसके लिए यह बड़ा अपमानपूर्ण होता कि जुम्मा 4 दिन पहले अस्तित्व में आई हुई पार्टी उससे मुख्यमंत्री का पद ऐसे छीन कर ले जाती। तो वो कुल मिला के कहानी बन नहीं सकी। एक कारण ये था। दूसरा, टीवी के चीफ का क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में एक रुझान था। भाजपा के साथ जाना उन्हें ये डरा रहा था कि उनकी कोर वोटर के संदर्भ में आशंका पैदा हो जाएगी, तो इसलिए वो गठबंधन नहीं हुआ। और उस गठबंधन के अभाव में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में वापसी करते हुए दिख रहा है। तो ये भी अनुमान अनुरूप। तो केरल के संदर्भ में मैं आपको बोल ही रहा था वरुण जी कि वहां पर अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आती है तो चुल्लू भर पानी भी उसे मिलेगा नहीं शर्म से डूब मरने के लिए। मतलब वहां के संदर्भ में ये स्थिति है। ये वहां के तमाम कांग्रेसी नेताओं का कहना है। कांग्रेस इसके बाद सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये एक सवाल रहेगा। वहां पर सरकार बनाने के संदर्भ में जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर विरोध है, केसी वेणुगोपाल से लेकर शशि थरूर तक, तो चुनाव बाद कांग्रेस अपने आप को बचाए कैसे रखती है ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता से विदाई के संदर्भ में एक उम्मीद थी, तो देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति बनती है। पुडुचेरी के संदर्भ में लोग मान रहे थे एनडीए वापस कर लेगी, छोटी सी जगह है, 30-32 सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का इन्फ्लुएंस है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है। रुझान जो भी बता रहे हैं, पर अंतिम परिणाम ही वस्तुतः परिणाम होगा। पश्चिम बंगाल में पहले भी अनुमान सटीक नहीं रहे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि 2021 में भी लोगों ने कांटे की लड़ाई बताई थी। कुछ एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार भी बनवाई थी, कुछ ने खींचते खांसते हुए टीएमसी की सरकार बनाई थी। सिर्फ एक एग्जिट पोल टीएमसी को उस समय 190 सीटें दे रहा था, पर टीएमसी 200 पार जाएगी किसी का भी अनुमान नहीं था, पर 215 सीटें आई। तो हमें पश्चिम बंगाल के लिए तो 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा। पर 4 तारीख तक दिलचस्पी चुनाव में है, नतीजे में दिलचस्पी है, उत्सुकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये अभी
असम, तमिलनाडु और अब क्या केरल को लेकर भी जो है अनुमान जैसे दिख रहे हैं, ओपिनियन पोल जैसे थे आपने बताया, एग्जिट पोल भी वैसे हैं, तो लगभग इनको लेकर माना जाए कि दिशा एक ही तरफ बह रही है और लगभग इसी और जाता हुआ कुछ दिखाई देगा। मेरी समझ ये बोलती है कि केरल के संदर्भ में सशंकित रही है, क्योंकि कांग्रेस की एकजुटता एक विषय रहती है। बाकी असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के संदर्भ में ये एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल होंगे तो कोई अचंबा नहीं होगा। केरल में यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, इस उम्मीद के साथ हम सबको रहना चाहिए। तो हमारे साथ कुशल पांडे पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुशल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी कुशल जी, सुन पा रहे हैं क्या? देखिए म्यूट तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। जी, क्वेश्चन ये कि एग्जिट पोल ज्यादातर आपकी सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर मानकर चलना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो 2021 में भी आपको बहुत आगे दिखा रहे थे। आवाज नहीं आ रही। चल, आवाज नहीं आ रही है, इस आवाज को तुरंत दुरुस्त कराते हैं। हिमांशु जी, अगर ये बात हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी जैसा व्यक्तित्व, वो सूती साड़ी और हवाई चप्पल में कई किलोमीटर चलना और अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए जिस हद तक का अग्रेशन दिखाना, यही उनकी एक यूएसपी है जो लोगों को कनेक्ट करती है। लोग कहते हैं टीएमसी को नहीं, दीदी को वोट डलता है। 15 साल के बाद भी वो कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, पश्चिम बंगाल में दो अंतर विरोध हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की सादगी है, सरलता है, पर दूसरी तरफ उनके मंत्रियों का बेनता भ्रष्टाचार भी है। नोटों के ढेर नहीं, नोटों के पहाड़ हमने देखे हैं जब उनके मंत्री या अधिकारी या विधायकों के यहाँ पर छापे पड़े, तो साफ दिखता है कि उन्होंने कैसे किस तरीके से लूट मचा रखी है। तो ममता बनर्जी के संदर्भ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिव प्रचार नहीं किया। ममता बनर्जी को निशाने पर नहीं लिया, ममता बनर्जी की टीम को निशाने पर लिया। दूसरा, ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रेम निशाने पर रहा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते तृणमूल कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम परस्त कर लेती है। पहले ये शब्दावली अल्पसंख्यक कह के संबोधित होती थी, पर अब वो मर्यादा हटा दी गई है, क्योंकि जब राजनीतिक दल कोई मर्यादा नहीं रख रहे तो जो सच है उसे बोलने में परहेज कहता। तो कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में दो ही चीजों पर निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि एक, कि यह पार्टी ईमानदार पार्टी नहीं है, इस पार्टी में तंत्र जो है वो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। ममता बनर्जी स्वयं में भले ही भ्रष्ट न हो, लेकिन उनकी सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी को अलग करके उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर ले लिया गया। ये भी बात कही गई है अब ममता बनर्जी का स्वास्थ्य भी कोई बहुत ठीक नहीं रहता है। अब उनकी अभिलाषा अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने की है, जिसे बंगाल की जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसे निशाने पर लेकर काम किया गया। दूसरा, पश्चिम बंगाल में इस बार बड़े नेताओं ने अपने आप को सामने नहीं रखा। पश्चिम बंगाल की स्थानीय जो नेता हैं उनको क्षेत्रवार काम पर लगाया गया, उन्हीं को सामने रखा गया। तो इस बदली रणनीति के साथ काम करने की चेष्टा की है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी एक ही जा रही थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर बहुत मेहनत की थी, पर परिणाम आने के बाद जब चुन चुनकर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने उन्हें निशाने पर लिया, तब उन्हें बचाने के लिए वो मदद नहीं मिली जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। उन्हें उस दौरान प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, बड़े स्तर पर उनका उत्पीड़न हुआ और उस उत्पीड़न ने उनके अंदर दहशत ला दी कि अगर हम इस बार फिर सार्वजनिक रूप से दिखे तो कहीं हमें वैसा ही नुकसान ना उठाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का मन के स्तर पर समर्थन करने वाले कई लोग खुलकर सामने नहीं आए। हो सकता है वोट की शक्ल में वो अपना साथ व्यक्त करें। तो पश्चिम बंगाल में अंतिम परिणाम तक हमें रुकना ही होगा। हो सकता है कि जो नतीजा दिख रहा है एग्जिट पोल का, इससे भी बेहतर भाजपा प्रदर्शित करे। अगर जो कारण मैंने आपको बताया वरुण जी कि ये सारे कारण वहां पर मौजूद थे, अगर वो कारण वोटर के जहन में रहे तो भाजपा 200 के आंकड़े को पार कर जाएगी। और अगर वो कारण वोट में परिवर्तित नहीं हुए तो भाजपा 100 का आंकड़ा पार करने में हाफ जाएगी। इसलिए पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हमें 4 तारीख का इंतजार करना ही होगा। तो इसलिए मेरा एक सवाल ये था कि ये व्यू जिसमें 6 एक मुस्लिम बहुल जिले हैं,
118 सीटें हैं। पिछली बार 103 सीटें ममता बनर्जी यहां से जीत गई थी। ये वाले जो 6 जिले हैं ये ममता बनर्जी को अभेद्य अजय बनाते हैं। दूसरी ओर अगर वोट डिवाइड हो तो वो कांग्रेस जिसने 44 सीटें 2016 में जीती थी वो 21 में आते आते जीरो हो गई। वो लेफ्ट जिसने 34 साल राज किया वो जीरो हो गई। तो ऐसे में बीजेपी के लिए किला भेदना कितना मुश्किल है? देखिए, एक तो 44 सीटें कांग्रेस ने जो हासिल की थी वो अलायंस के तहत हासिल की थी। 44 कांग्रेस का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं था 2016 में। जो आप 44 का आंकड़ा देखते हैं वो तृणमूल कांग्रेस की बैसाखी 7 में लगी हुई थी, इसलिए वो आंकड़ा था। लेकिन जब परिणाम आया तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने बूते पर ही वो बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट कर दिया कि सत्ता में कांग्रेस को उसने जगह नहीं दी। यही बात कांग्रेस को अंदर तक चुभती रही और 2021 में इसलिए वो अलायंस नहीं रहा। अधीर रंजन चौधरी भाजपा जितना ही ममता बनर्जी के विरोध में मुखर हो गए। तो ये एक संदर्भ है। पर जो दूसरी बात आपने कही कि ममता बनर्जी को ये 6 जिले अजय बनाते हैं, अजय वजह कोई नहीं होता। वो हमने अरविंद केजरीवाल का भाषण सुना था ना, वरुण जी, कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराने के लिए दिल्ली में अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में हार कर बैठा अरविंद केजरीवाल। पार्टी भी हारी, सरकार भी हारी, खुद भी हारे। तो छोड़ो, प्रवेश वर्मा के हाथों अरविंद केजरीवाल भी हारे। प्रवेश वर्मा तो वहां के संदर्भ में पहले चुनाव भी लड़े थे, आए और हरा दिए। तो कुल मिलाकर अहंकार कभी किसी का स्वीकार नहीं होता। तो इसलिए यहां के संदर्भ में जो बात है, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में 101 सीटें भले ही या 103 सीटें उन 6 जिलों में तृणमूल कांग्रेस ने जीती हो, पर हुमायूं कबीर से लेकर और हमारे हैदराबाद वाले ओवैसी बंधु, ये सब ममता बनर्जी की जड़ों में पानी नहीं डाल रहे हैं, मठा डाल रहे हैं, जिस भी तरीके से डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतों का ये विभाजन भाजपा की जीत की संभावनाओं को बेहतर करता है। मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा है वो काबिले तारीफ है। पर उसका परिणाम क्या आएगा, इस पर इन एग्जिट पोल के आधार पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। ममता बनर्जी की अपने आप में एक हैसियत है, शख्सियत है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। अगर जनता पर वो शख्सियत हावी रहती है, वो हैसियत हावी रहती है, तो सब कुछ एक तरफ और ममता बनर्जी एक तरफ। ममता बनर्जी को आज भी लोग भ्रष्ट नहीं मानते। ममता बनर्जी को लेकर लोग आज भी नाराजगी नहीं जताते। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी मुस्लिम प्रस्त बताने का कोशिश करे, ममता बानू करके भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान परोसा जाता है, लेकिन हमने देखा कि ममता बनर्जी जितना मुस्लिमों के संदर्भ में उतना ही देवी माँ की भक्ति के संदर्भ में भी अपना योगदान देती है। कितने ही मंदिरों को उन्होंने कायाकल्प करा दिया, कितने ही देवी पूजा के स्थानों के संदर्भ में उनकी सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है। तो ये अंतर्द्वंद है, तो ये देखने को मिलेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के संदर्भ में 4 तारीख तक इंतजार करना ही चाहिए। लोग अति उत्साह में रहे, पिछली बार भी माहौल ऐसा ही था वरुण जी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही थी 2021 में। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में बहुत बड़े शोमैन है। जैसे फिल्मी दुनिया में राज कपूर या सुभाष घई होते थे, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय भी भारतीय राजनीति में इसी किस्म के शोमैन है। अमित शाह का तरीका अलग है, कैलाश विजयवर्गीय का तरीका अलग है। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा माहौल बना लिया था, पर जब परिणाम आया तो भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। पर यह साफ दिखा कि वो तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी। तो इस अंतर को हमें समझना चाहिए। तो हमारे साथ अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि असम में बीजेपी पुरजोर तरीके से वापसी कर रही है, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन वापसी कर रहा है, केरल में एक लंबे अरसे के बाद 10 साल के बाद कांग्रेस गठबंधन की वापसी हो रही है, पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन स्पष्ट रूप से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी तक के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कांटे की टक्कर कुछ एग्जिट पोल दिखा भी रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है इन एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, मैं अभी डॉक्टर हिमांशु को सुन रहा था और मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के सिलसिले में आज जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कहीं पर भी बहुत ज्यादा जमीनी हकीकत से नहीं रूबरू है। वहां कुछ भी हो सकने की स्थिति है, क्योंकि अभी वोटिंग वहां चल भी रही है, और जो वहां जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जिस तरीके से एक अपने वोट को बचाने की लड़ाई जो हुई है
उसने कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह का वक्त था उसे मुझे लगता है कहीं मोड़ते हुए से दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें मतलब कोई भी निर्णायक स्थिति में पहुंचने के हाल में हम नहीं है कम से कम। और मुझे लगता है जनरलिस्टिक व्यू यही होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लड़ाई एक तरफा नहीं है। पश्चिम बंगाल में दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा है हिमांशु जी ने कि कोई अजेय नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए यदि मुस्लिम परस्त कहा जाता है तो वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही करती हैं। वो देवी पूजा से लेके सब जगह, और देवी जो दुर्गा पूजा में पंडालों को इमदाद देने की बात होती है उसमें बहुत आगे होती हैं, बढ़ चढ़ के होती हैं। तो उन्होंने असल में वहां की जमीनी राजनीति को समझा है, वहां के मानुष को समझा है, और जो माटी और मानुष को उन्होंने समझा है उस स्तर पे अभी भाजपा दिखाई नहीं देती है। वो निश्चित रूप से वहां के जिन नेताओं के सहारे वो लड़ रही है वो भी उसके आयातित नेता है, कोई उसके अपने वहां के नेता नहीं है। और जिन लोगों को उसने वहां पर कमान सौंपी और जिस तरह से लगाया है उनका भी जो हालात है वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि उन्हें कहा जाए कि हाँ वो बहुत जो है अपराधीकरण के खिलाफ है या कुछ है। उन सबके आपराधिक कृत्य दिखाई देते हैं, क्योंकि अंततः सभी वहीं से तो आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल के मामले में तो ये कह सकते हैं। उसके शाम के मामले में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितना आंकड़ा दिखाया जा रहा है उस स्तर पे नहीं होगा। और ये लड़ाई, क्योंकि वहां पे जो 9,000 रुपए अकाउंट्स में डाले गए हैं उसका असर होगा, निश्चित रूप से उसका भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब होगा, यह बात मुझे मतलब नहीं समझ में आती है, क्योंकि लोगों की नाराजगी थी बहुत से विषयों को लेके। हाँ, वो कितनी वोट बैंक में तब्दील हुई है और क्या हुआ है, जो पीछे परिसीमन हुआ है उसका भाजपा कितना लाभ उठा सकती है, इन सब को देखते हुए मैं अभी उस आंकड़े से जो एक्सेस का आपके उसमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। और तमिलनाडु में निश्चित रूप से डीएमके के आगे पीछे कोई और दूसरा था ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में कोई लड़ाई थी ही नहीं। तो तमिलनाडु में जो भी नतीजे हैं वो एआईडीएमके और डीएमके के बीच के हैं। वहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत कर सकती है और ना ही कांग्रेस कोई बहुत निर्णायक स्थिति में है बगैर डीएमके के। तो डीएमके आज वहां मजबूत स्थिति में है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, कुशल पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी कुशल जी, देखिए म्यूट तो नहीं कर रखा आपने। कुशल जी कहीं और उलझे हुए हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं जी। और अजय शुक्ला जी से जाने कि केरल के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, पर क्या कांग्रेस का नेतृत्व इस जीत को संभालने की स्थिति में है? अजय शुक्ला जी, सवाल इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर केसी वेणुगोपाल के सहारे रहती है। केसी वेणुगोपाल का दिल और दिमाग दोनों केरल के मुख्यमंत्री के पद को देखता है। अजय जी क्या कहते हैं, केरल कांग्रेस आपको एक चीज हिमांशु जी, मैं 20 जनवरी को वहां 10 दिन की यात्रा करके लौटा था और केरल को मैंने पूरा एक एक जगह देखा था। मैं समझ सकता हूं कि केरल बदलाव मांग रहा था और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि लंबा समय हो गया था एलडीएफ का। तो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ फैक्टर्स थे और जिनके कारण लोग चाह रहे थे कि बदलाव की दिशा में, वो बदलाव जो है आपके उसमें दिखाई भी दे रहा है। और ऐसे में मैं समझता हूं वहां पर बदलाव में तो कोई वो नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी जहां खड़े हो जाएंगे वही सीएम होगा और राहुल गांधी छोटा गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो केसी वेणुगोपाल है उन्हें वैसे ही कांग्रेस पार्टी में एक शीर्ष स्थिति प्राप्त है और उसके बाद में वहां पर
वो एक मजबूत स्थिति कांग्रेस के लिए पैदा करते हैं। और यदि जिस तरह से हालात लग रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा टिकट जो है वो केसी वेणुगोपाल के ही लोगों के पास को दी गई थी। नहीं तो नहीं अजय जी, मैं थोड़ा माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करता हूं। आपने कहा राहुल गांधी जहां खड़े हो जाएंगे वहां पे दिखेगा, पर हमारा बीते समय का अनुभव ये बोलता है कि सारी समस्या राहुल गांधी से ही आती है। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, इस राहुल गांधी का असमंजस ने चारों जगह निपटारा करा दिया। मध्य प्रदेश कमलनाथ बनाम सिंधिया, परिणाम सरकार की विदाई हो गए। राजस्थान पायलट बनाम अशोक गहलोत ने लुटिया डुबो दी पार्टी की। छत्तीसगढ़ बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, क्या हुआ आपसे छुपा नहीं, आप स्वयं इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को घर बिठाते बिठाते पार्टी खुद घर बैठ गई नवजोत सिद्धू के चक्कर में। वो नवजोत सिद्धू जो है लाफ्टर शो चले गए कांग्रेस को हंसी का पात्र बनाकर। तो क्या कहते हो अजय शुक्ला जी, आप इनकार करोगे कि शशि थरूर की महत्वाकांक्षाएं जो बीच बीच में हिलोरे मारती हैं, किसी वेणुगोपाल के संदर्भ में आप मानते हैं कि वो संगठन महासचिव बनकर खुश है? उनकी अभिलाषा नहीं है अजय शुक्ला जी कि मैं केरल का मुख्यमंत्री बनूं? क्या कहते हो अजय? नहीं, मैंने दूसरी बात कही थी। मैंने कहा था कि राहुल गांधी को और संगठन के हिसाब से वो बहुत बड़े पद पे हैं, राहुल गांधी को भी उनकी केंद्र में अपने उसमें जरूरत है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री बनाने की बात आई उनको, तो जो मैंने बात कही कि राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे तो वही बनेंगे। निश्चित रूप से यदि राहुल गांधी चाहेंगे कि केसी वेणुगोपाल बने, और केसी वेणुगोपाल तो बनना चाहते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, तो यदि राहुल गांधी चाह लेंगे तो केसी वेणुगोपाल बन जाएंगे और उसे रोका नहीं जा सकता है। तो नहीं, बन तो जाएंगे, बाकी नेता फर्क नहीं बर्दाश्त कर पड़ेगा। पाएंगे? मैं एक मिनट कंप्लीट कर दूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि शशि थरूर क्या सोचते हैं या कोई और क्या सोचता है, क्योंकि शशि थरूर का वहां वास्तव में यदि कहेंगे जमीनी आधार नहीं है, जमीनी आधार कांग्रेस का है। शशि थरूर के नाम पे वहां पर वोट नहीं है। शशि थरूर यदि किसी दूसरी पार्टी से लड़े वहीं पर तो शायद वो नहीं जीते। तो यह बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। और शशि थरूर लगातार डिक्लाइन किए हैं, यदि आप उनको देखिए जब से वो लड़ना शुरू किए हैं लगातार वो डिक्लाइन करते आए। जी, तो कुल मिलाकर अजय जी का आकलन ये है कि वहां के संदर्भ में केसी वेणुगोपाल को अगर राहुल जी ने भी चाह लिया तो वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महत्वपूर्ण कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या पार्टी एकजुट रहेगी, और रहेगी तो कब तक रहेगी? क्योंकि हम कर्नाटक में तमाशा देख रहे हैं जिस तरीके से चलता रहता है। हिमाचल के संदर्भ में एक अलग कहानी चल रही है कि वहां पे तो राज्य का ही भट्टा बैठ गया है, केंद्र ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि वहां तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये दृश्य रहता है। लेकिन तमिलनाडु के संदर्भ में अजय जी आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रयत्न किए तमिलनाडु में जगह पाने के, पवित्र सेंगोल से लेकर और जाने क्या क्या, बात बन नहीं रही। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई आधार नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जितने प्रयास किए हो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है ही नहीं। सच्चाई तो ये, क्योंकि जब मैं केरल गया था तो कुछ हिस्से मैंने तमिलनाडु के भी घूमे थे, और वो हिस्से हैं जो बीजेपी को एक समय में बढ़त देते थे। वहां पर ही बीजेपी के लिए लग रहा था कि नहीं, अब बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, तो बीजेपी को तो कोई स्वीकार करने को वहां तैयार ही नहीं। लेकिन मैं अजय ये जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का कौन नाम लेवा था आज से 10 साल पहले? 3 सीटें आई थी, आपको तो याद है। 3 सीटों से 77 से इस बार सरकार बनाने के करीब। क्या होगा वो बात की बात है। तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन वो जगह पा गई। असम में भी भाजपा को कौन जानता, पहचानता, मानता था, पर जगह पा गए। तमिलनाडु में कहां उलझ रही है बात, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि पश्चिम बंगाल की यदि बात करेंगे तो 1998 में यही ममता बनर्जी ही थी जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी का वहां खाता खुला था, पहला सांसद बना था। 2011 में ममता बनर्जी ने खुद धन्यवाद किया था बीजेपी आरएसएस का कि वामपंथ की सरकार को निपटाने में उन्होंने बड़ा सहयोग किया है और जिसके कारण हम जीत पाए हैं। यह बात ममता बनर्जी ने खुद कही थी। अब मैं आता हूं
कि वहां पर असल में खुद ममता बनर्जी ने वामपंथियों को और कांग्रेस को निपटाने के लिए भाजपा को बढ़ाया। आज उन्हें अपने ही उस किए के कारण आज चुनौती मिल रही है और कोई वजह नहीं। दूसरी बात, आप तमिलनाडु की कर रहे थे, असम की कर रहे थे। असम में वो जिन वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के बदौलत गए थे और उन्होंने अपने को खड़ा किया था, आज वो सारी उनमें से मतलब 90% पार्टियां तो उन्होंने अपने में खा ली। फिर आज उनकी यह स्थिति ये है कि जिस हेमंता शर्मा को उन्होंने सबसे भ्रष्ट कहा था, 20 पेज की बुकलेट छापी थी, उस भ्रष्ट व्यक्ति को लेकर के वो वहां सत्ता में है और वहां पर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और उसे वो उनका ब्लू आइड बॉय है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ऐसी बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो आज की यदि वहां जयललिता जीवित होती और बीजेपी उनके साथ होती तो शायद आज सत्ता की तरफ बढ़ सकती थी, मैं कह सकता था। लेकिन आज डीएमके के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो तमिल मानुष को दिखाता हो और बताता हो कि हां आज वहां तमिल का कोई ऐसा तमिलियन है कि जो उनकी भाषा, उनके क्षेत्रीयता, उनके तमाम सारे विषयों को एड्रेस करता हो। तो ऐसी स्थिति में वो एक जो गैप है, वो गैप भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं भर पा रहा है। जी, टीवी के को लेकर आपकी कोई टिप्पणी? क्या कह रहे हैं? टीवी के को लेकर आपकी कोई टिप्पणी? मैं उनको भी कोई बहुत इतना नहीं वो मानता हूं कि वो कोई बहुत बड़ा कमाल करने की स्थिति में है। जी, तो क्या उन्हें आप इस चुनाव का कमल हसन मानते हैं? आप ये मान लीजिए कि हाँ ठीक है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको कर रहे हैं बस। ठीक, मुझे एक ब्रेक पर जाना है बस, और एक ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल अगर मैं अजय जी पूछ लूं। 2011 में आखिरी बड़ा राज्य था आसाम, जहां कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। उसके बाद से अब तक किसी भी राज्य में कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है, किसी भी राज्य में, बड़े राज्य में। तो ऐसे में असम में अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, तो जो लगभग सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो फिर ये कांग्रेस की कैसी रणनीतिक चूक है या बीजेपी का प्रबंधन बहुत बेहतर है? नहीं, रणनीतिक चूक नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि जो 2-3 चीजें असम में है, असम में जिस तरह से परिसीमन किया गया, और इसमें आपको देखना पड़ेगा 2 राज्यों का परिसीमन था, एक जम्मू कश्मीर का और एक असम का। असम में मानदंड दूसरे अपनाए गए, जम्मू कश्मीर में दूसरे अपनाए गए। वहीं उसने जिस तरीके से किया वो अपने आप में लोकतंत्र के बिल्कुल धारणा के खिलाफ था। उसके बाद में जिस तरह से वहां पर हमले किए गए हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को किया गया है, पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, और वहां पर जिस तरह से धन का इस्तेमाल हुआ है, लोगों को डराने धमकाने का काम हुआ है, इस कारण से वहां सरकार कोई जनता की बहुत लोकप्रिय सरकार की स्थिति नहीं है। बहुत थोड़े से पैसे के लिए चाय की पत्तियां तोड़ने वाले लोग काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह से पैसा बांटा जाता है और सब कुछ किया जाता है, जो कि यदि वो सतत रूप से हो रहा होता तो मैं उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त में जब होता है, चाहे ये चीज बिहार में भी हुई थी, तो वो निश्चित रूप से वोट ऑर्गेनाइज तरह से कहेंगे चुनाव को खरीदना है या चुनाव को भ्रष्ट करना है। जी, तो चलिए, अब 126 में से अगर 100 आ रही हैं तो फिर लोकप्रियता का पैमाना वो हालांकि आकलन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एग्जिट पोल 2026 पर चर्चा जारी है, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल कुछ तस्वीर दिखा रहा है ओपिनियन पोल जैसी, लेकिन नजरें पश्चिम बंगाल पर और आंकड़े भी उतने ही दिलचस्प। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।